नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम रीति काल के एक प्रमुख कवि पद्माकर के जीवन के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पद्माकर रीति काल की रीतिबद्ध शाखा के एक प्रमुख कवि हैं। रीति काल को विद्वानों ने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त इन 3 धाराओं में विभाजित किया है। रीतिबद्ध वह काव्यधारा थी जिसके समर्थक कवियों ने रीति से संबंधित काव्य रचना की और रीति से संबंधित लक्षण ग्रंथ भी लिखे। पद्माकर भी उसी श्रेणी के एक कवि हैं। इनके जीवन के संबंध में कुछ संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे मुख्य जो बात है वह यह है कि पद्माकर रीति काल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। पद्माकर के समय में जो रीति काल का जो रूप है वह अब धीरे धीरे परिवर्तन की ओर उन्मुख हो रहा था। पद्माकर एक ऐसे कवि हैं जो रीति काल के अंतिम सोपान पर प्रतिष्ठित दृष्टिगत होते हैं। रीति काल के इस अंतिम कवि पद्माकर का वो जो समय था, हिंदुस्तान के संदर्भ में यदि उस समय को देखें तो यह वह समय था जिसमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपनी प्रभुसत्ता के लिए मराठों, सिखों और नवाबों से लड़ाइयां लड़ रहा था। देश के कुछ भागों पर अंग्रेजों का अधिकार भी हो चुका था। भारतीय अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी और इसी समय बंगाल में राजा राममोहन राय आर्य समाज और ब्रह्म समाज के माध्यम से पारंपरिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नए मूल्यों की स्थापना की जा रही थी। इस संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, इस संदर्भ में पद्माकर पर विचार करते समय अजीब हैरानी होती है। रीतिकालीन विषय वस्तु बुरी तरह पिट चुकी थी। रीतिकालीन विषय वस्तु कौन सी? जो कि श्रृंगार, प्रेम, दरबारी संस्कृति इससे संबंधित थी, वह विषय वस्तु इस समय बुरी तरह पिट चुकी थी। पद्माकर ने कोशिश की, पद्माकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर उसमें नई चमक पैदा करने की कोशिश की, पर यह जो परिवर्तित परिवेश था, नया परिवेश था, इसने उनका ध्यान मेलों, ठेलों, तीज त्योहारों, होली, दिवाली आदि की ओर खींचा और एक आध जगह उसमें फिरंगी विरोधी स्वर भी सुनाई पड़ जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जब देश के अन्य भागों में आधुनिक चेतना आविर्भूत हो चुकी थी, हिंदी भाषा में पारंपरिक रीति काव्य लिखा जा रहा था। पद्माकर कोशिश कर रहे पारंपरिक रीति काव्य को ही आगे बढ़ाने की, उसमें नई चमक लाने की, वही नायिका भेद, वही प्रशस्ति काव्य लिखने की, लेकिन इस समय परिवर्तित परिवेश के कारण कुछ जो जीवन है, लोक जीवन है, वह भी इनके काव्य में अभिव्यक्त होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। पद्माकर के जीवन के संबंध में यदि देखें तो पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे और इनके पूर्वज दक्षिण भारत के निवासी थे। वे लोग उत्तर भारत में आए और यहीं बस गए। इनका जन्म 1753 ईस्वी में सागर में हुआ था और इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। मोहनलाल भट्ट भी कविता लिखते थे, लेकिन उनका जो प्रसिद्धि थी वह अधिकतर आनुष्ठानिक और तांत्रिक रूप में अधिक थी। इनके जो वंशज हैं वह अब भी कविता करते हैं और कवीश्वर कहे जाते हैं। ये हमें पता है कि रीतिकाल के अधिकांश कवि आश्रयदाता के संरक्षण में रहे और उसी के अनुकूल उन्होंने काव्य रचनाएं की। तो पद्माकर भी चूंकि रीतिकाल के कवि हैं, इन्होंने भी आश्रयदाता के संरक्षण में रहकर ही काव्य रचना की। परंतु एक जो ध्यान देने की बात है कि इनके आश्रयदाता अनेक थे, अनेक दरबारों में यह रहे। पद्माकर सागर नरेश, रघुनाथ राव अप्पा महाराज जैतपुर, सुगरा निवासी ओने अर्जुन सिंह, दतिया महाराज परीक्षित, सुजाऊ दौला के जागीरदार गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर, सितारा के रघुनाथ राव राघोबा, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के दरबार में भी ये रहे। और बीच बीच में ये अपने घर बांदा, जो उनका कह सकते हैं होम टाउन था, वहां पर भी ये लौट आते थे।
सन 1833 में इनका देहावसान हो गया कानपुर में। पद्माकर के जीवन के संबंध में जानकारी के साथ साथ उनके रचनाकार का जो व्यक्तित्व है उस संबंध में यदि बात की जाए तो सबसे पहली बात जो उभर कर आती है वह यह है कि पद्माकर अलंकारिक काव्य रचनाकार या अलंकारिक कवि के रूप में और आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। इनका प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा। पद्माकर की यदि रचनाओं की बात की जाए तो बहुआयामी है। अपने उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की आज्ञा से घनघोर का जो मेला होता है उसका वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया है। सिंधिया दरबार में सरदार उदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का गद्य पद्यात्मक भावानुवाद भी इन्होंने प्रस्तुत किया। और अंतिम काल में जब वह रोगग्रस्त हो गए तो उसके पश्चात प्रबोध पचासा की तथा गंगा तट पर 7 वर्ष रहने के समय गंगा लहरी की रचना भी उन्होंने की। उन्होंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहा चौपाई में राम रसायन चरित काव्य की रचना की। इस प्रकार यदि देखा जाए तो रचना की दृष्टि से रीति शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार और भक्ति के साथ साथ वीर रस के समान रूप से कवि, मुक्तक तथा प्रबंध दोनों शैलियों के सफल रचनाकार, सफल अनुवादक तथा पचासा शैली के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। काव्यगत रमणीयता की दृष्टि से देखें तो ये बिहारी के समकक्ष स्थिर होते हैं। इसी कारण वे रीतिकाल के एक प्रमुख श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं पद्माकर के द्वारा रचित कृतियों की। पद्माकर के नाम से 11 कृतियों का उल्लेख मिलता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: हिम्मत बहादुर की विरुदावली, गंगा लहरी, जगत विनोद, जमुना लहरी, पद्माभरण, प्रबोध पंचाशिका, राजनीति, राम रसायन, लीलहारी लीला, विरुदावली। अगर इन काव्य कृतियों का संक्षेप में यदि परिचय प्राप्त करें तो इनमें से लीलहारी लीला और प्रबोध पंचाशिका ये पद्माकर के द्वारा रचित नहीं है। महाराज ग्वालियर के नाम पर उनका बनाया हुआ आलीजा प्रकाश भी मिलता है। जगत विनोद और आलीजा प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है। जगत विनोद जो इनकी एक कृति है और आलीजा प्रकाश का यदि अवलोकन किया जाए तो इनमें खास अंतर नहीं है। आलीजा प्रकाश में जगत विनोद के ही कुछ छंद हैं और कहीं कहीं कुछ शब्दांतर के साथ रखे गए छंद हैं, तो ये एक प्रकार से जगत विनोद का ही रूप है। जगत सिंह की प्रशस्ति के स्थान पर यहाँ पर आलीजा प्रकाश में आलीजा प्रकाश की प्रशस्ति रख दी गई है। वास्तव में इनकी जो कीर्ति है उसका आधार ये 2 ग्रंथ है, जगत विनोद और पद्माभरण। ये जगत विनोद और जो ये पद्माभरण जो 2 ग्रंथ है ये इनकी कीर्ति का मुख्य आधार है। और इन दोनों में भी जो जगत विनोद है वह अधिक प्रमुख है। अंतिम जो उनकी कृति है गंगा लहरी, गंगा लहरी भी भक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। ऐसे कहते हैं कि इन्हें अपने जीवन के अंतिम काल में कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके निवारण उन्होंने गंगा लहरी इसकी रचना की थी। इन कृतियों को हम 3 रूपों में देख सकते हैं: प्रशस्ति काव्य, रीति काव्य और भक्ति काव्य। वास्तव में यदि देखा जाए तो पद्माकर नायिका भेद के ही कवि हैं। इन तीनों प्रकार के काव्यों का अनुशीलन बद्ध रीति काव्य की रूढ़ियों के साथ तत्कालीन सामंती रुचियों पर भी प्रकाश पड़ता है। पद्माकर के समय हिंदी काव्य का जो इतिहास है ये कुछ समय तक ठहर जाता है और इस ठहराव के बाद हिंदी कविता और साहित्य आधुनिकता की ओर मुड़ जाता है। पद्माकर की इन कृतियों में यदि प्रशस्ति काव्य देखा जाए तो ये इतना रूढ़िग्रस्त और अयथार्थ है कि इन्हें काव्य नहीं कह सकते। न तो हिम्मत बहादुर की लड़ाई का कोई बड़ा उद्देश्य था और न ही प्रताप सिंह की। ऐसे भूपतियों की प्रशस्ति खोखली होगी ही। तो पद्माकर यदि ऐसे कवियों की प्रशस्ति गान लिखते हैं तो जिन्होंने कोई युद्ध न लड़ा हो, जिन्होंने वास्तविक रूप से किसी बड़े उद्देश्य के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा, तो फिर ऐसे युद्धों की प्रशस्ति खोखली होगी। प्रताप सिंह विरुदावली का आधार कोई युद्ध है ही नहीं।
पर उनकी सेना, रण सज्जा, आतंक आदि का वर्णन किया गया है। इसीलिए खोखलापन होने के कारण इन युद्धों में न कोई उत्साह है, न युद्धजन्य परिवेश है। बंदी बंधाई परिवार पार्टी पर कवि द्वित वर्णों और अमृत ध्वनियों के चमत्कार करता हुआ काव्य रचना करता हुआ प्रतीत होता है। पद्माकर के यश का आधार है वह जगत विनोद है, जिसे हम रीति काव्य के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इसमें नायिका का सौंदर्य, हाव भाव, उद्दीपन विभाव अधिक प्रभावशाली हैं। ऋतु वर्णन भी उद्दीपनात्मक रूप में है। उत्सवों के वर्णन अधिक उल्लासपूर्ण है। संयोग वर्णन हो या वियोग वर्णन, किसी में रीति के ढांचे को तोड़ना संभव नहीं था। इसलिए यहाँ पर हम जो रीति काव्य है वह परंपरागत रूप से ही देखते हैं। पद्माकर का काव्य सौंदर्य ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को मिलाने के कारण अधिक है, जिससे इसमें रस आ जाता है, जीवन जीने योग्य बन जाता है। बुंदेलखंड के लोक जीवन में फागोत्सव का विशेष महत्व है, वह हम इनकी कृतियों में देख सकते हैं। भक्ति काव्य गंगा लहरी, जिसमें उन्होंने ईश्वर की आराधना की है अपने को रोग मुक्त करने के लिए, तो यह उनकी एक मुख्य रचना कही जा सकती है। परंतु पद्माकर की जो कीर्ति का आधार है वह उनके द्वारा रचित जो रीति ग्रंथ है वह उनकी कीर्ति का अधिक आधार है, जिसमें हम पद्माभरण और जगत विनोद को ले सकते हैं, जिसके कारण पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने पद्माकर की कृतियां, पद्माकर के जीवन और उनके व्यक्तित्व के संबंध में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षा में हम पद्माकर के काव्य का भाव पक्ष क्या रहा उस संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।